नमस्कार, एमएच1 न्यूज में खास पेशकश आप देख रहे हैं और बिन शौचालय सब स्कूल। जी हां, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इसे बेहतर करने के लिए सरकार हर साल करोड़ रुपए खर्च भी करती है। लेकिन सरकारी लाल फीताशाही के चलते इन बच्चों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती। हर घर और हर स्कूल में शौचालय का दावा करने वाली प्रदेश सरकार की उम्मीदों पर हरियाणा में शिक्षा विभाग के अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सैकड़ों सरकारी स्कूलों में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं है। ऐसे में यहां पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ाई का स्तर क्या होगा, यह समझा जा सकता है। क्या है प्रदेश के स्कूलों की स्थिति, क्या है उसका हाल, शौचालय से लेकर के पीने के पानी तक की कमी है, कैसे होगी दूर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के स्कूलों की हकीकत। स्कूलों में सुविधाओं का अभाव, ना बिजली, ना पानी, ना शौचालय। सरकारी आंकड़ों से खुली पोल। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ 14,281 स्कूलों में से 1,585 स्कूलों में शौचालय का प्रबंध ही नहीं है। इनमें 538 ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए भी शौचालय का प्रबंध नहीं है। वहीं 1,047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। यानी गर्मियों में भी बच्चों को बिना पंखे के ही स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। इससे भी बुरी स्थिति उन 131 स्कूलों की है जिनमें पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। इसी तरह 321 स्कूलों में चार दीवारी नहीं है। अहम बात यह है कि इन मूलभूत सुविधाओं के लिए हर साल करोड़ों का बजट पेश किया जाता है। दरअसल कैथल के बालू गांव के सरकारी स्कूल के 7 छात्रों ने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में बच्चों ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाया था। याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए थे। नोटिस के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और विभाग निदेशक की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया। जो एफिडेविट सरकार ने फाइल किया है उसमें बड़े ही चौंकाने वाले फैक्ट्स निकल कर आए हैं और जिसमें लगता है कि जैसे सरकार कितनी संवेदनहीन है शिक्षा को लेकर, स्कूली शिक्षा को लेकर खासतौर से, कि हरियाणा के 1585 स्कूलों में कोई शौचालय नहीं है, जिसमें से 538 लड़कियों के स्कूल हैं जिनमें कोई शौचालय नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं और किस तरह से वो मैनेज करते हैं चीज़ों को। इसी तरह जो है 131 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। अब बिना पानी के आप जो है सोच सकते हैं कि बच्चे स्कूल में क्या करते होंगे। और 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्कूलों की स्थिति को लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया, जिसके बाद कोर्ट में शिक्षा विभाग की ओर से एफिडेविट दाखिल कर स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी का ब्यौरा पेश किया गया, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में शौचालय से लेकर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जवाब में कहा गया कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों को 46 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा रही है। विभाग का कहना है कि इन कार्यों को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार को करीब 1,784.03 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इसमें 424.22 करोड़ रुपए ही हैं। ये ब्यौरा हाईकोर्ट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशज सिंह की ओर से दिया गया है। एमएच1 न्यूज के लिए चंडीगढ़ से मृदुल यादव और कैथल से जयपाल रसूलपुर की रिपोर्ट।
तो 1585 स्कूल जहां शौचालय नहीं, 236 स्कूल जहां पर बिजली नहीं, 131 स्कूल जहां पीने का पानी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक याचिका दायर की गई थी प्रदीप रापड़िया, जो कि पेशे से अधिवक्ता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, उनके तरफ से दायर की गई याचिका में ये तमाम आंकड़े जो है रखे गए हैं। उस पर सरकार की तरफ से यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से हलफनामा भी दायर किया गया है, आश्वासन दिया गया है। लेकिन आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जहां हम शिक्षा नीति को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे? हम संस्कृति मॉडल स्कूल की बात करते हैं, हम बात यहां पर पीएम स्कूल की करते हैं, तो इन तमाम स्कूलों की बात करते हैं, यहां पर अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, जिससे आधार पर जिससे यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें एक बेहतर शिक्षा दी जाएगी। लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं, पीने का पानी नहीं तो बिजली नहीं, और बिजली नहीं तो शौचालय भी नहीं है। तो ये तमाम असुविधाएं, अनियमितताएं जो हैं हरियाणा के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो ये समझने की जरूरत है और उसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको एक बार फिर से हम आंकड़ों का अगर बता दें तो तकरीबन जो है 538 ऐसे स्कूल हैं जो लड़कियों के लिए वहां पर शौचालय नहीं बना हुआ है। 1047 स्कूल है जहां पर लड़कों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार यही कहते हैं कि हमने हर घर में शौचालय दिया है। तो हर घर शौचालय का एक प्रोजेक्ट मोदी सरकार लेकर के चलती है, लेकिन वहीं हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो वहां पर शौचालयों की कमी, और खास तौर से स्कूलों में जहां पर हम सफाई व्यवस्था बच्चों को सिखाते हैं, जहां पर हम हाइजीन की व्यवस्था सिखाते हैं, लेकिन वहीं अगर शौचालय नहीं है तो बच्चे कैसे इन स्कूलों में पढ़ने के लिए आएंगे, क्योंकि वो मूलभूत सुविधाएं ही यहां पर मौजूद नहीं है। इसको लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और ये याचिका जो है कैथल के बालू गांव के सरकारी स्कूल के जो 7 छात्र हैं, उन्होंने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से ये याचिका दायर की है। यानी कि खुद छात्रों को एक कदम उठाना पड़ा कि हमारे स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है, ये अनियमितता है, ये असुविधा है, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कोई संज्ञान लेता नहीं, कोई इसकी सुध लेता नहीं है। हम तमाम मुश्किलों से यहां पर गुजर रहे हैं। तो क्या ऐसे जो हम बेहतर शिक्षा, जो बेहतर भविष्य की बात करते हैं, ये संभव हो पाएगा अगर हम मूलभूत सुविधाएं ही नहीं देंगे? तो इससे क्या मार्क्स बढ़ेंगे? क्योंकि बच्चे अगर शौचालय नहीं जाएंगे तो वो बाहर कहीं जाएंगे, बिजली नहीं होगी तो गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर होंगे, जिससे उनका ध्यान नहीं लगेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, पीने का पानी तक नहीं। जबकि अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें कि पीने के पानी के लिए, क्योंकि गर्मियां जिस तरह से बढ़ी, उससे एक आदेश जारी कर दिया गया कि हर घंटे पानी पीने के लिए जो है घंटी बजे। लेकिन इन स्कूलों में घंटी क्या बजेगी जहां पर पानी की व्यवस्था ही नहीं है? तो ऐसे आदेश भी जारी कर खुद अपना माखौल उड़ाते हैं। लेकिन समझना यह है कि इसकी सुध क्यों नहीं लेते, क्योंकि 7 छात्रों ने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से उनके बयान को भी हमने आपको यहां पर सुनाया कि वो क्या कुछ कह रहे थे। तो उनके माध्यम से उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। तो 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, यानी गर्मियों में भी बच्चों को बिना पंखे के ही स्कूल में पढ़ना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं आप सीधे तौर पर कि वो बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते होंगे। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि सरकारी स्कूल में खुद टीचर्स अपने बच्चों को, क्योंकि हमने स्कूल्स पर काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलाई है, MH1 न्यूज़ लगातार स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से एक कोशिश करता है कि ग्राउंड जीरो पर जो भी रियलिटी है वो सरकार के समक्ष रख सके, वो दर्शकों के समक्ष रख सके। इसके लिए हमेशा से MH1 न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं, और उस आधार पर ये तमाम रिपोर्ट जो है, ये आंकड़े जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो वो स्कूल की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां खुद टीचर्स ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और यही सब वजह है, यही सब परेशानियों की वजह से जो टीचर्स हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। लेकिन यहां पर सोचने की जरूरत है शिक्षा विभाग को, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आप लेकर के आ रहे हैं और उसे लागू करने के लिए आपने 2025 तक का वक्त लिया है, तो वहां जो आप अच्छे इक्विपमेंट्स लेकर के आएंगे, उससे पहले इन मूलभूत सुविधाओं को भी ठीक करना जरूरी है।
और चलिए हम सीधे अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप रापड़िया जो हैं, अधिवक्ता हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, तो वहीं जगरूप ढूल है, प्रेसिडेंट है पेरेंट्स एसोसिएशन के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे, रविंद्र चौधरी जिला शिक्षा अधिकारी कैथल से हैं जी, वो फोन लाइन पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत और चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप रापड़िया जी, आपके पास हम आएंगे। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, 7 छात्रों ने आपके माध्यम से अपनी जो मुश्किलें हैं उसके लिए एक याचिका दायर की है। सबसे पहले आपको ये जो पूरा आंकड़ा, ये जो इतने स्कूल हैं, इसकी जानकारी कहाँ से लगी, हम इस बेस को समझना चाहेंगे। किस आधार पर आपने ये याचिका दायर की, हम सबसे पहले उसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, जो काफी छोटे बच्चे जो हैं, 7th क्लास के, 8th क्लास के, 9th 10th क्लास के बच्चे जो हैं जी, वो मेरे पास आए थे कि हमारे स्कूल में ना तो बैठने की जगह है, कमरे भी नहीं थे, कमरे बिल्डिंग जो थी बिल्कुल गिरने वाली थी, वो कभी भी गिर सकती थी, और उसको खुद विभाग ने कंडम डिक्लेयर किया हुआ था जी। इसी तरह से जो है, ना कोई शौचालय था, ना कोई पीने की पानी की व्यवस्था थी, और ये 1954 का स्कूल था जिसमें हम भी वहीं पे पढ़े हैं किसी टाइम पे जी। तो वहां पे ये सब बेसिक सुविधाएं, और टीचर्स का जो है 50% तक की वैकेंसी थी स्कूल में। तो इसी बात को लेके पहले हमने RTI लगा के स्कूल में पता किया कि भाई क्या क्या किस किस चीज की कमी है। तो पता चला कि बहुत सारे 10-15 रूम तो कंडम डिक्लेयर, यानी कि डेंजरस फॉर सिटिंग है, कि कभी भी खतरे से खाली नहीं है, कभी भी वो गिर सकते हैं। तो उसी इमरजेंसी को लेके हम 2017 से हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और 17 से अभी तक का ये डेटा निकल के आया कि चलो एक स्कूल में तो ये सुविधाएं दे दी गई हैं, बालू वाले स्कूल में तो इन्होंने दे दी है, लेकिन बाकी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो हाई कोर्ट ने कंसर्न प्रकट किया। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि आपकी स्थिति क्या है। तो उसी के बाद ये जो एफिडेविट फाइल किया है वहाँ के जो एजुकेशन के डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के अंशद सिंह है, IAS जो हैं, उन्होंने एफिडेविट फाइल की। अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी तो आप बात कर रहे थे टॉयलेट की और उसकी, क्लासरूम जो है 8,240, तो एक एडिशनल कमरों की जरूरत है इस एफिडेविट के अकॉर्डिंग जी, और जो दूसरे कमरे हैं 5,630 कमरों की अन्य जरूरत है, यानी कि 10,000 से ज्यादा कमरे की जरूरत आज भी है बच्चों को बैठने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बैठने के लिए भी जगह नहीं है। आप दूसरी सुविधाओं को तो छोड़ दीजिए, दूसरे तो चलो पानी भी कहीं से कैसे अरेंज होगा वो भी एक समस्या है, लेकिन बैठने के लिए कमरे नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ पे। दरअसल मुझे जो लगता है इस स्थिति से कि सरकार सरकारी स्कूलों को उजाड़ना चाहती है ताकि प्राइवेट स्कूल चले। और सरकारी स्कूलों में पहले क्या कहा जाता है, अभी हाईकोर्ट में ये दलील दी गई सरकार की तरफ से कि बच्चे कम हैं इसलिए हम ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने भी पूछा, और मेरा भी एक सरकार से क्वेश्चन है कि जब आप बेसिक एमिनिटीज नहीं देंगे, बेसिक सुविधाएं नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, शौचालय नहीं देंगे, कमरे नहीं देंगे बैठने के लिए, तो बच्चे कहाँ से आएंगे। और यही कह के जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अभी हजारों स्कूल पीछे सरकार ने बंद किए हैं ये कहते हुए कि बच्चों की संख्या कम है, इसलिए दूसरे स्कूलों के साथ उनको मर्ज कर दिया जाए जी। तो ये बहाने बना के धीरे धीरे सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने की एक चाल मुझे नजर आती है सरकार की, ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। और इसी के बाद हमारे साथ जो है रविंद्र चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं तमाम जो सवाल किए गए हैं इसका एक जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की खस्ता हालत स्कूलों को जो लगातार एक तरफ से बंद तो सरकार कर ही रही है, लेकिन क्या ठीक नहीं किया जा सकता। अब ये पूरा जो मामला है कोर्ट में है। चलिए हम सीधे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रविंद्र चौधरी जिला शिक्षा अधिकारी जो कैथल से हैं वो भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपने यहाँ पर प्रदीप जी को सुना होगा, उन्होंने किस आधार पर जो ये याचिका है वो दायर की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब बच्चे पहुंचे, एक स्थिति उन्होंने बताई, उस आधार पर जो हमने याचिका दायर की, उसके इस बिना पर तमाम वो स्कूल हैं उनको सुविधाएं मिल गई। लेकिन अब भी ऐसे कई स्कूल हैं जहां स्थिति हालत जो है वो खराब है। अगर स्कूलों की बिल्डिंग इमारत को देखें तो जर्जर स्थिति में बनी हुई है, टीचर्स की कमी है, शौचालय नहीं तो वहीं पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली भी नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में हम देश के भविष्य को संवारेंगे? रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, तो फिलहाल रविंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम सीधे यहाँ पर जगरूप ढूल जी का रुख कर लेते हैं। जगरूप जी, अभी आपने प्रदीप जी को भी सुना है और आप खुद पेरेंट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, तो आपने ऐसी तमाम समस्याएं पेरेंट्स की तरफ से सुनी भी होंगी।
आपको ऐसे कितने स्कूलें नजर जो आती हैं हरियाणा के अंदर में कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है, पेरेंट्स शिकायत भी करते हैं, अभिभावक कहते हैं, तो ऐसा कुछ वाक्य आपके सामने आया है अब तक? मैडम, सबसे पहले तो मैं प्रदीप रावड़िया जी का धन्यवाद करता हूँ, जी। जो उन्होंने इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान इन भारी समस्याओं की तरफ, इसके लिए मैं माननीय प्रदीप रावड़िया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम, अगर आप ये तो गाँव की बात रावड़िया जी कर रहे हैं, अगर आप शहर में भी सरकारी विद्यालयों को देखें तो वहाँ पर हालात और भी चिंताजनक है। वहाँ पे नियमित सफाई कर्मचारी तक नहीं है। इस शक्तिनगर हमारे स्कूल पड़ता है, उस बिल्डिंग के अंदर 3 विद्यालय होते हैं। उस 3 विद्यालयों पर एक जो है वो सफाई कर्मचारी, वो इतना 1000 से ज्यादा बच्चे, तो वो कैसे उसको हो पाएगा। और दूसरी बात, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आपके संपर्क में है, और इसके अलावा ये देखें कि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर, रावड़िया जी मेरी बात से सहमत होंगे, जहाँ पहले से ही कमरों की कमी है, उसके अंदर कॉलेज खोल दिए गए और सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने के लिए उन कॉलेजों को खोला गया, और जो हमारे बच्चियों की छोटी छोटी बच्चियों का बाहर धूप में बैठा दिया गया पढ़ने के लिए, और उनके कमरों के अंदर कॉलेज खोले गए। आज तक हरियाणा सरकार ने ना तो जमीन तैयार की और ना बिल्डिंग बनाने का कोई प्लान तैयार हुआ। इन सब मूलभूत सुविधाएं भी वो हरियाणा सरकार आज तक इन 70 वर्षों में 75 वर्षों में आज तक अभिभावकों को और बच्चों को वो आज तक नहीं दे पाए। तो गांव की बात छोड़िए, तो शहर में भी बुरा नहीं। तो जगरूप जी, जब आप स्थिति को जानते थे, हकीकत से वाकिफ थे, कभी शिकायत करने की कोशिश की, कभी आगे एक कदम बढ़ा करके आपने इस चीज के लिए डिमांड रखा होगा, तो क्या कहा गया, वहां से क्या रिप्लाई आया? कई बार मैं स्वयं कई ऐसे विद्यालयों में गया, हमारी जो नगर निकाय की टीम है उनके साथ मिलकर, उनके कर्मचारियों के साथ लेकर वो वहाँ जाकर शौचालयों की सफाई करवाने का भी काम किया। लेकिन जब नियमित सफाई कर्मचारी नहीं है, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, यहाँ जो कार्यरत हेडमास्टर साहब है या प्रधानाचार्य जी है, वो सिर्फ एक खाना मिला देते कि हमारे पास ना तो बजट है ना सफाई कर्मचारी है। शौचालय की तो बात छोड़िए, जहाँ शौचालय वहाँ भी सफाई नहीं होती, तो हमारे बच्चों पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता होगा। अब वो सरकार कहती है कि बच्चे कम है, तो आप उनको सुविधाएं नहीं दे पाते तो बच्चे आए नहीं पाते। जब आप उसको एक माहौल पढ़ने का देंगे तभी तो बच्चे उस विद्यालय में आ पाएंगे। जी, आप अपनी बात को खत्म करिए जगरूप जी। जी, अपनी बात तो को आवाज आपकी बहुत मेरे पास जो अभी तो हल्के से कट के आ रही है आवाज, सही जी। अब आ रही है क्लियर सर आवाज? जी जी बिल्कुल जी, अपनी बात को खत्म करिए सर। मेरा तो इतना कहना है कि सरकार कम से कम अपने विद्यालयों को तो देख ले। निजी स्कूल तो चलो हर विधायक और मंत्री कहीं ना कहीं हिस्सेदारी में और जो है ना खुद के वो चला रहे हैं, लेकिन अपने स्कूल को कामयाब करने के चक्कर में कभी गरीब का हक ना मारा जाए, और गरीबों के हक को ना मारते हुए इन विद्यालयों को जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे जैसे टैक्स क्लियर के और जो लोग टैक्स भरते हैं उनके पैसों की बर्बादी ना हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जिला परिषद के तहत या कई अन्य प्रकार की ग्रांट है जो इन विद्यालयों पर खर्च की जाती है, वो सही मायनों में खर्च हो और ये मूलभूत सुविधाएं इन बच्चों को मिले ताकि ये अच्छे से पढ़ पाए और एक अच्छे अधिकारी बने। ठीक है, हमारे साथ जिला पार्षद कैथल के जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। सर, आपने यहाँ पर तमाम समस्याएं सुनी। प्रदीप जी ने एक याचिका दायर की है जहां स्कूली बच्चों ने आकर के अपनी समस्याओं को रखा और उसी के आधार पर ये याचिका दायर की गई जिसपे हलफनामा भी दिया गया है। जगरूप जी ने भी बताया तमाम समस्याएं रही हैं और हकीकत से वाकिफ होते हुए हमने कंप्लेन भी किया लेकिन स्थिति को नहीं सुधार पाए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस स्थिति में रहते हैं तो क्या ऐसे ही देश का भविष्य ठीक होगा, ऐसे ही हम संवारेंगे देश के भविष्य को? मैडम, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। नारा देना अच्छी बात है, लेकिन जो इनके दावे होते हैं वो बिल्कुल खोखले होते हैं। मैं दूर नहीं जाऊँ, मैं अपने गांव से बताऊंगा। मेरा गांव बाड़ू है। बाड़ू गांव की आबादी लगभग 20 से 25 हजार है और 11 से 12 हजार वोटर्स हैं। 3 पंचायत हैं और जो हमारा लड़कियों का स्कूल है, मैं वहाँ का दौरा किया था।
वहाँ के स्कूल की जो बिल्डिंग है बिल्कुल जर्जरों भी हो चुकी है। जब मैं उनके कमरों में जाकर देखा तो इतनी गर्मी थी वहाँ पे, मेरे को 5 मिनट में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जब वहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ के बाथरूम चेक किए, वहाँ के बाथरूम बिल्कुल गंदे थे। वहाँ का जो राशन पैक किया, राशन बिल्कुल बहुत पुराना हो चुका था। वैसे तो कंडीशन होती है कि 3 महीने के अंदर इसको पट्टा जाता है, लेकिन वो राशन भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। पानी पीने की जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल गर्म, जो टंकी होती है गर्मी के कारण बहुत गर्म होती है, जिसे हैंड वॉश भी नहीं किया जाता। सर, आप ये कैथल के किस स्कूल की बात कर रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? क्या मैडम? कैथल के किस स्कूल की बात कर रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? मैडम मैं बाड़ू गांव के रत्ते पट्टी के लड़कियों की स्कूल की बात कर रहा हूँ। GGHS स्कूल है ये रत्ते पट्टी में। जी जी, आपने कभी इसके लिए शिकायत की? क्योंकि खुद आप पार्षद है, अगर आप स्थिति को वहां ठीक नहीं करेंगे या आप नहीं बताएंगे कि इस तरह के हालात है, हकीकत ये है, बच्चे जो है असुविधा में है, तो समाधान कैसे होगा? क्या आपने इसके लिए कोई कोशिश की सर? मैडम इस बारे में हमने शिक्षा अधिकारियों से बात की थी, जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने ये बोला कि आपके गांव में मतलब जो लड़कियों का स्कूल है उसकी जमीन आपके पास कम है। हमने इस बारे में बोला कि भाई जमीन कितनी चाहिए, उन्होंने बोला कि 1 एकड़ जमीन चाहिए। हमने जो शिक्षा विभाग है उसको 3 एकड़ जमीन देने का काम किया, उसमें 50 लाख रुपए की मिट्टी डलवाई। उसमें सरकार ने सिर्फ वहाँ पे 6 करोड़ 72 लाख रुपए का एस्टिमेट तो बनवाया, लेकिन वो सिर्फ वो कागजात में ही है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मतलब सब कुछ कागजों में ही अभी रखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदीप जी, आपसे हम क्योंकि वाइंड अप करने का समय हो गया है, अब आगे क्या होगा? क्योंकि आपने कहा कि एक में तो स्कूल को सुविधा मिल गई है, लेकिन फिर बाकी स्कूलों को भी देखा गया जिसको लेकर के याचिका फिर से दायर की गई है, हल्फनामा भी दिया गया, आगे क्या है स्टेप? नहीं, अगली तारीख से हम इस हल्फनामे में जो डेफिशिएंसीज हैं वो हाईकोर्ट को उससे अवगत करवाएंगे, बताएंगे कि जिस तरह चीज की कमी है, और कोशिश करें कि पूरे हरियाणा के स्कूलों की हालत भी जो है ऐसे ही ठीक हो जैसे हमने बाड़ू वाले की कोशिश की है। तो इसी तरह से जो है, और मैं कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स को मैं एक संदेश देना चाहता हूं जगरूप बुल्की जी के द्वारा या आपके टीवी के माध्यम से, कि जैसे कि आपने कहा कि जहां भी समस्या होती है लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो आप जो पेरेंट्स जो है सब इस शिक्षा को बचाने के लिए, स्कूली शिक्षा या खासतौर से सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए पेरेंट्स को आगे आना होगा। पेरेंट्स आगे आएंगे तभी होगा, और पेरेंट्स को आगे आके चाहे उनको कंप्लेंट करनी पड़े, चाहे उन्होंने इसको आप चुनावी मुद्दा बनाइए, बल्कि मैं तो कहता हूँ आगे आने वाले चुनाव में जो है क्यों नहीं चुनावी मुद्दा हो कि भी हमारे स्कूलों की हालत है, इसको कौन सुधारेगा, और उसमें शिकायत करें। अगर नहीं होता है तो आप कोर्ट आए, और मैं यहाँ पे जो है खास स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं देने को तैयार हूँ। जी सर, बेहतरीन पहल आपकी तरफ से है स्कूलों की शिक्षा को सुधारने के लिए, स्कूलों की इमारत को ठीक करने के लिए, बेहतरीन पहल आपकी तरफ से। तो वहीं आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज के इस मंच पर बैठने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए। तो 7 स्कूली बच्चे जो है वो जब पहुंचे तो उसके आधार पर ये अब लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं अब आगे जिस तरह से हलफनामा जो दायर किया गया है उसमें जो अब कमियां हैं उसको लेकर के वकील प्रदीप जो है वो आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से कार्रवाई होगी। लेकिन उनका यही कहना कि अभिभावक भी जो है वो सामने आए। MH1 न्यूज भी इसी तरह से जो रियलिटी है चेक करते हुए उन तमाम मुद्दों को लेकर के आता है ताकि स्थिति सुधर सके।